हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स के ऊपर रेलवे एनटीपीसी जनरल साइंस का एक टॉपिक, जिसमें हम फिजिक्स सेक्शन की बात करेंगे और वो टॉपिक है मापन एवं गतिकी, मेजरमेंट एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। और ये हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। पार्ट नंबर 1 और 2 जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकता है और वीडियोस में आराम से देख सकता है। पार्ट 1 और 2 हमने अपलोड कर दिए हैं। जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो रेलवे ने पूछे हैं वो सारे हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जितने बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है मापन एवं गतिकी पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये है हमारा पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन के ऊपर। देखिए, मैं आपको 15 से 20 सेकंड का टाइम हर क्वेश्चन के लिए दूंगा। आप अपना आंसर सोच के रखें, कॉपी पे अपना आंसर अलग से लिख लें। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और उसका लॉजिक भी बताऊंगा। क्लियर? तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो जीएस के मैं सारे कराऊंगा आपको, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या फिर बात करें हिस्ट्री पॉलिटी की, वो सेक्शन भी जब बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे हम। तो आज की वीडियो और ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो जल्दी से सोचें इसके बारे में और फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन है, गति का प्रथम नियम खालिस्तान की परिभाषा देता है। ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन दूरी, तीसरा ऑप्शन त्वरण, फोर्थ ऑप्शन है विश्रांति। तो अपना सोचें, फिर मैं बताता हूँ आंसर। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें इस क्वेश्चन में क्या है। गति का प्रथम नियम, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे इसे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसकी परिभाषा देता है? तो मैं अपने पार्ट नंबर 2 में लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस कर चुका हूँ। पहला नियम क्या था, दूसरा नियम क्या था, तीसरा नियम क्या था। पहली बात तो लॉज ऑफ मोशन किसके द्वारा दिए गए? साइंटिस्ट जिसका नाम था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। उनकी बुक प्रिंसिपिया में उन्होंने साफ साफ इन लॉज के बारे में बताया है। तो पहली बात, गति का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो क्या था? कोई भी वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहना पसंद करती है जब तक कोई उसके ऊपर बाह्य बल काम न करे। उसी अवस्था का मतलब, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, और कोई वस्तु अगर मान लीजिए मोशन में है तो वो किस में रहना चाहेगी? मोशन में रहना चाहेगी। और कब तक रहना चाहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम न करे। क्लियर बात? जब तक एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तो वो वस्तु क्या चाहेगी? अपनी उसी अवस्था में रहना चाहेगी। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे गति का प्रथम नियम किसके बारे में बताता है, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो मेनली इस लॉ को एक नाम और दिया गया, जड़त्व का नियम। जड़त्व मतलब इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। लेकिन यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में इनर्शिया या जड़त्व नहीं दिया हुआ है। तो जब रेलवे ने क्वेश्चन पूछा था, वो पूछा था, रेलवे ग्रुप डी का एक एग्जाम हुआ था 2018 में, और 12 नवंबर की शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें ये 4 ऑप्शन दिए। फिर बाद में क्या किया, इसका अगर एग्जैक्ट आंसर देखें तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। इसका आंसर आएगा आपका इनर्शिया। क्या आएगा? इनर्शिया या जड़त्व जो है वो एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा? इनर्शिया। क्लियर बात? इनर्शिया बोलें या क्या बोलें, जड़त्व बोलें, वो इसका राइट आंसर होगा। कि गति का प्रथम नियम इनर्शिया या जड़त्व की परिभाषा देता है। न तो वेग की परिभाषा देता, न दूरी की, न त्वरण की, न विश्रांति। वेग मतलब वेलोसिटी, दूरी मतलब डिस्टेंस, और त्वरण मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इनमें से कोई नहीं आएगा। क्या आएगा? जड़त्व। वो ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो देखो, जब भी रेलवे के अंदर आपने कई बार देखा होगा, अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो वो क्लियर कट उसको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए रेलवे ने आपको 100 क्वेश्चन दिए, ग्रुप डी में मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपसे पूछे,
उसमें से कुछ क्वेश्चन की आंसर की जब आती है ना तो उसके ऊपर वो स्टार लगा देता है। क्या लगा देता है? स्टार। और लास्ट में क्या करता है? उनको काउंटिंग में शामिल नहीं करता। तो किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 4 क्वेश्चन मार्किंग से बाहर कर देता है, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन मार्किंग से बाहर कर देता है। तो फिर जो काउंटिंग होती है वो होती है, मान लीजिए 4 क्वेश्चन जो है, मान लीजिए जैसा ये क्वेश्चन दे रखा था, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, तो इसको मार्किंग से बाहर कर दिया। मतलब 100 क्वेश्चन की जगह, मतलब इस टाइप से, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, एक इकलौता क्वेश्चन था, तो 99 जो क्वेश्चन रहेंगे उसके हिसाब से वो मार्किंग करेगा आपकी। फिर उसके ऊपर रेलवे के अंदर एक सबसे मेन चीज नॉर्मलाइजेशन का फंडा लगता है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो भी जरूरी है। अब ये किस टाइप से करेगा? हर शिफ्ट वाइज, हर क्वेश्चन वाइज नॉर्मलाइजेशन होता है। मुश्किल शिफ्ट के नंबर थोड़े से कम हो जाते हैं और आसान शिफ्ट, सॉरी, मुश्किल शिफ्ट के नंबर जो है वो थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे और आसान शिफ्ट के नंबर जो हो क्या हो जाएंगे? थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बैलेंस कर देता है सारी शिफ्टों को, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब ये फंडा क्या है, कैसे होता है? कई स्टूडेंट को फायदा हो जाता है, कई को नुकसान हो जाता है। जिसको फायदा होता है वो कहता है अच्छा है नॉर्मलाइजेशन, और जिसको नुकसान होता है वो कहता है नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो घटित होती रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो लिख लें आप, क्या आएगा? इनर्शिया आएगा। क्या आएगा? इनर्शिया बोले, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जड़त्व। क्या बोलेंगे? जड़त्व बोलेंगे। जड़त्व का परिभाषित करता है या परिभाषा देता है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा सोचें और बताएं कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन वेग, दूसरा बल, तीसरा दाब और चौथा है थ्रस्ट। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, सबसे पहले द्रव्यमान जो है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मास, क्लियर। और त्वरण जो है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। गुणनफल की बात करें तो इनका मतलब गुणा। तो ये किसके बराबर होता है? हम जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन, या द्रव्यमान गुणा त्वरण जो है वो होता है आपका किसके बराबर? फोर्स के बराबर। किसके बराबर होता है? फोर्स, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। वेग का मतलब वेलोसिटी, दाब का मतलब प्रेशर, थ्रस्ट का मतलब भी फोर्स ही होता है एक प्रकार से, लेकिन ये डाउनवर्ड फोर्स, ये आपके पास ये हो जाएगा आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर बल। अगर बल नहीं दे रखा होता तो थ्रस्ट लगा सकते थे, लेकिन बल ऑप्शन में दे रखा है तो आंसर क्या आएगा? बल आएगा। क्लियर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है तो आंसर देंगे। देखिए यहां पे फिर से वही, द्रव्यमान का मतलब मास, वेग का मतलब होता है वेलोसिटी, इन दोनों की गुणा मतलब गुणनफल क्या कहलाता है? ऑप्शन संवेग। संवेग का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दाब का मतलब होता है प्रेशर, दाब मतलब प्रेशर। बल क्या होता है? फोर्स। और उत्प्रेक्ष जो है, उत्क्षेप बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इन चारों में से कौन सा जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा आपका? संवेग जो है वो होता है द्रव्यमान गुणा में वेग। तो मास इंटू वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करेगा? पी। पी का मतलब है लीनियर मोमेंटम। क्या मतलब है? लीनियर मोमेंटम। तो इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? संवेग बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिए, विवेक से कोई वस्तु अगर मान लीजिए ट्रेवल कर रही है और उसका मास या द्रव्यमान m है, तो उस वस्तु का जो संवेग होगा वो किसके बराबर होगा? द्रव्यमान गुणा में वेग, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा संवेग। प्रेशर क्या होता है? दाब, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर बात। बल की बात करें तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बल क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर, दाब की एसआई इकाई क्या है? कई बार बताया है और आज फिर बता रहा हूं। दाब मतलब प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स की इकाई क्या होती है? एसआई, पता है न्यूटन। और एरिया की क्या होती है? क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी एसआई इकाई होती है, और इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीए से डिनोट करेंगे, दैट इज पास्कल। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो दाब की एसआई इकाई जो है वो किसके बराबर है? पास्कल के बराबर है। तो 1 पास्कल की जो यूनिट है वह किसके बराबर आई अपने पास? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू व्हाट? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
बल बटे त्वरण किसके बराबर होगा? संवेग, गति, द्रव्यमान या दाब? सोचें एक बारी, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको क्या आएगा। बल बटे त्वरण किसके बराबर होगा? देखो यहां पे बल का मतलब है फोर्स, त्वरण का मतलब क्या होता है? एक्सलेशन, फोर्स अपॉन एक्सलेशन। क्लियर बात? फोर्स की यूनिट क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की जो डेफिनेशन है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे क्या दे रखा है? नीचे एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन। क्लियर बात? एक्सेलरेशन लिख सकते हो, एक्सेलरेशन। क्लियर? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कट जाएगा तो क्या बचेगा? मास। मास मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान। क्या बचा? मास का मतलब द्रव्यमान। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द्रव्यमान। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो बल बटे त्वरण है, तो बल क्या होता है? फोर्स, और त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन होती है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणा में त्वरण, और इसके बटे में क्या है? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट गई तो बच गया क्या? मास। मास मतलब द्रव्यमान। तो ये जो फॉर्मूला बना वो किसके बराबर होगा? द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में दर्शाने के लिए उसे क्या लिखेंगे? मैथ्स के अंदर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक आता है, उसके अंदर डायरेक्ट बात होती है कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो किससे गुणा करना पड़ेगा, और अगर मीटर पर सेकंड दे रखा है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा। पहले मैं इसका बेसिक से बता देता हूं आपको। देखो मान लीजिए आपको दे दिया, क्या दे दिया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर को पहले मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, बटे में घंटा है तो घंटा मतलब पहले मिनट बनाएंगे 60 मिनट, और मिनट की सेकंड बनाएंगे 60 से और गुणा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ काटने लगे तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटे तो कितना कट गया? 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो आगे तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या ले लिया? कट तो जाएगा, लेकिन सीधी सी बात मैं समझाना जो चाह रहा हूँ वो समझ लो। 72 को गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे? ऊपर 5 और नीचे कितना हो गया? 6 गुणा 3 करेंगे तो 18। तो हमेशा ध्यान रखो 5/18 एक ऐसी वैल्यू है, जब भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा कर दें? 5/18 से गुणा कर दें, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से काट सकते हो आप, 18 चौके 72, 4 पंजे कितना आया? 20। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 20 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, किस ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन नंबर ए में, 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि 72 को अगर गुणा करूंगा 5/18 से तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 से काटा, 18 चौके 72, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब देखो 20 मीटर पर सेकंड को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं किलोमीटर प्रति घंटा में, 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है और किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना, तो सिंपल सी बात ध्यान रखें, 18/5 से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें? ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट, ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाई 18/5। तो क्या आ जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। देखो काटेंगे तो 5 चौके 20, 18 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 72। और ये क्या आ गया? किलोमीटर पर आवर, kmph, किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। और किलोमीटर पर आवर अगर मान लीजिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेग से गतिमान एम द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा? आई होप आपको बात पता लग गई होगी कि मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम की बात करें, पी से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है? द्रव्यमान यानी कि मास गुणा में वेग मतलब वेलोसिटी, इसका गुणनफल होता है। मास इंटू वेलोसिटी मतलब द्रव्यमान गुणा में क्या लिखेंगे? आपका वेग। क्लियर बात? तो यहां पे आपके पास v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग मतलब लीनियर मोमेंटम दैट इज p किसके बराबर होगा? m इंटू वी। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रेलवे में पूछता है। तो ये भी ग्रुप डी के पेपर में क्वेश्चन पूछा था। तो जल्दी से एक बारी सोचे इसके बारे में, फिर इसका आंसर मैं बताता हूँ। 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको, आराम से सोचे और फिर आंसर बता की कोशिश करें इसका। ठीक है, चलो।
आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें, किसी भी वस्तु का जो वेग होता है वो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी जो है, सॉरी, किसी भी वस्तु का जो त्वरण है, त्वरण मतलब क्या होता है आपके पास एक्सेलरेशन, वो क्या होगी उसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, मैं यहां एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को। देखो, किसी भी वस्तु का जो त्वरण है, त्वरण मतलब जिसको हम क्या बोल रहे हैं एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीवी बाई डी टी। ये डेफिनेशन होती है, किसकी डेफिनेशन होती है, त्वरण की डेफिनेशन होती है। किसकी डेफिनेशन होगी, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। क्लियर। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर उसकी एक्सेलरेशन की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बटे में टाइम टेकन या dt, रेट ऑफ चेंज। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो यहां पे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि देखो, मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग में त्वरित हो जाती है। तो चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो पहले बाद में थी 16 और पहले कितनी थी 6, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई, 16 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर बात। तो हमेशा ध्यान रखें, अब मेरा जो फॉर्मूला था वो क्या था एक्सेलरेशन का, वो किसके बराबर था, चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन अपना वेग में परिवर्तन बटे में समय होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई, 10। क्लियर बात। फार्मूला तो यही था ना, डीवी बटे में क्या होता है, dt होता है। तो डीवी की वैल्यू किसके बराबर है, 10। अब टाइम कितना दे रखा, ये 10 दे रखा है। टाइम कितना है, 5 सेकंड। टाइम कितना है, 5 सेकंड। अगर मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो कट गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना था, ये किलोग्राम का कोई फंडा नहीं था, मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे जो समझने वाली चीज वो यही थी कि आपके पास टाइम दे रखा है कितना, 5 सेकंड का, और चेंज इन वेलोसिटी जो पहले वेलोसिटी थी वो 6 मीटर पर सेकंड और बाद में कितनी होगी, 16 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 16 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया, 10, और समय कितना है 5। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितनी, 10, अपॉन टाइम टेकन कितना है 5। तो 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हो, इसका राइट आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, सोचेंगे तो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसको लगा देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना। पहला ऑप्शन उसका जड़त्व कम करता है, दूसरा ऑप्शन उसका संवेग बढ़ाता है, तीसरा ऑप्शन उसका संवेग कम करता है, और डी ऑप्शन है उसे भारी जड़त्व प्रदान करता है। 30 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसने बोला, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना। तो पहले इसका राइट आंसर देखने से पहले मैं इसका कंसेप्ट बता दूं आपको, क्या कंसेप्ट है। देखिए, लंबी कूद का मतलब है कोई व्यक्ति, मान लीजिए व्यक्ति है, ये लंबी कूद का मतलब होता है कि आपको यहां एक जगह दी होती है, उसको इस लाइन से कितनी डिस्टेंस तक आप ज्यादा कूद सकते हो, यानी कि लेंथ, ओरिजेंटल लेंथ के अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है। ठीक है, तो ये आदमी यहां इस पॉइंट से अगर कूदेगा तो कितनी डिस्टेंस तक ये कूद सकता है वो मेजर की जाती है, उसको बोलते हैं लंबी कूद। तो देखिए, यहां पर ये कूदने से पहले ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। वेलोसिटी मतलब अपना वेग बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा मोमेंटम को गेन कर सके। मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। उसका द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो क्या कर सकता है, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा सकता है। तो वेलोसिटी बढ़ाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ दूरी से उसको भागना पड़ेगा, यानी कि अगर वो भागेगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस तक कूद को लगा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी को बढ़ाएगा,
और वेलोसिटी बढ़ेगी तो सीधे सा मतलब है मोमेंटम बढ़ेगा, और मोमेंटम बढ़ेगा इसका मतलब मोमेंटम तभी बढ़ेगा जब क्या बढ़ाएगा, वो अपनी वेलोसिटी यानी कि दौड़ेगा। क्लियर बात। तो लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका संवेग बढ़ाता है। संवेग क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है संवेग यानी कि मोमेंटम जो है वो जरूर बढ़ेगा। क्लियर, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा उस बंदे का, तो इसलिए उसे दौड़ना पड़ता है ज्यादा दूरी तक डिस्टेंस ट्रेवल कराने के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको इस लॉजिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। कई बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखें, अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे, वेक्टर। सदिश राशि का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। और अदिश राशि जो होती हैं उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हो जिसके अपने पास परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब दिशा दोनों होते हैं, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। जबकि अदिश राशि का मतलब स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नो डायरेक्शन, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल दिए उन्होंने, बताया कि बताएं इसमें कौन सी अदिश राशि और कौन सी सदिश राशि। ऊर्जा मतलब एनर्जी, कार्य मतलब आपके पास वर्क डन, गति मतलब स्पीड, और यहां पे विस्थापन मतलब है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात। ये जो है आपको ऑप्शन में दिए, आपको बताना है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, और बाकी तीन ऑप्शन बच गए, ऊर्जा, कार्य और गति, ये तीनों की तीनों क्या है, अदिश राशियां हैं, जिसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखें, अदिश और सदिश राशि जितने आप ध्यान रख सकते हो, जितनी फिजिकल क्वांटिटी आप ध्यान रख सकते हो, फोर्स हो गया या मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। क्लियर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जी का मान विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। तीसरा ऑप्शन पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, और डी ऑप्शन है नियत रहता है। तो आप अपना सोचें आंसर, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। ये जी क्या है, स्मॉल जी। देखो कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में मैं बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। जब भी स्मॉल जी लिखेगा तो उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। और ये क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपके पास यहां पे जी का मान जो है विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है। इसका पहले मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी चार ऑप्शन जो है वो क्यों गलत है वो मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो विषुवत रेखा पर कम होती है, इसने क्या दिया अधिक, और ध्रुव जो होते हैं, जो आपके पोल्स होते हैं, उसके ऊपर क्या होती है, कम होती है, लेकिन कम नहीं होती, यहां क्या होती है, अधिक होती है। ध्यान रखें, ध्रुवों पर अधिक होती है, एक्चुअल की बात कर रहा हूं मैं, और विषुवत रेखा पर क्या होती है आपकी, कम होती है। विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन इसने क्या दिया, विषुवत रेखा को अधिक बना दिया और ध्रुवों पर कम। इसका मतलब ये बात गलत हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होती है, ये बात बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन दिया, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गलत है। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, क्या होगा, घटेगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। डी ऑप्शन नियत रहता है, इनकी कांस्टेंट रहता है, ये भी गलत है। तो मेरा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, खालिस्तान की एसआई इकाई न्यूटन है। ऑप्शन आपके वजन और द्रव्यमान, दूसरा वजन और संवेग, तीसरा वजन और त्वरण, चौथा वजन और बल। सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें, वजन का मतलब है आपके पास वेट, यानी कि
या द्रव्यमान का मतलब मास और वजन का मतलब है वेट। वेट क्या होता है, m इंटू जी होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। दूसरा ऑप्शन दिया वजन और संवेग। वजन का मतलब है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट जिसको बोले या वजन बोले वो mg, मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई। ये द्रव्यमान केवल m होता है और ये वजन जो है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। संवेग का मतलब मैं बता चुका हूं, लीनियर मोमेंटम यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। वजन का मतलब mg यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और त्वरण का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्लियर। त्वरण का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। वजन मतलब mg यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बल का मतलब फोर्स। अब ये बात क्लियर है कि जो न्यूटन इकाई है वो फोर्स की, बल की तो होगी प्लस में साथ साथ किसकी होती है, mg यानी कि वेट की भी होती है। तो ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। न तो ए ऑप्शन आएगा, न बी आएगा, न सी आएगा, न आपके पास। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, वजन और बल। तो देखो एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे, किसी भी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए दो फोर्सेस काम करते हैं। डाउनवर्ड जो फोर्स लगता है इस बॉडी का वेट होता है। वेट मतलब ये भी एक प्रकार का फोर्स होता है और इसको बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है ये बॉडी का। बैलेंस होते हैं दोनों, एफ किसके बराबर है, mg के बराबर, तभी ये कोई बॉडी जो है स्थिर अवस्था में या आपके पास इसका वेट जो है वो बैलेंस होता है। क्लियर बात। तो ये भी फोर्स होता है और ये भी फोर्स, तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यानी कि वजन और बल जो है वो दोनों के दोनों की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। एसआई इकाई की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया मंदन है। मंदन जो है वो क्या है, इसके बारे में बताया। ऑप्शन है अपरिवर्तनशील त्वरण, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक त्वरण, तीसरा ऑप्शन है चर त्वरण और चौथा ऑप्शन है ऋणात्मक त्वरण। सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। मंदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको बताने से पहले यहां देखें, अपरिवर्तनशील त्वरण। त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा त्वरण के अंदर, उसको बोलते हैं मंदन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को बोलेंगे मंदन, या ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलेंगे, या चर यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बोलेंगे। तो किसको बोलेंगे, तो यहां देखें आपके पास इसका राइट आंसर जो होगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आपके पास ऋणात्मक त्वरण। यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होती है उसको क्या नाम देते हैं, मंदन नाम देते हैं। और मंदन को इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो ध्यान रखें, कई बार पूछ लेता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज द रिटार्डेशन, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। ये बात ध्यान रखें। अब होता क्या है वो समझो। अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाए तो उससे क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, सीधी सी बात है। उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़नी चाहिए। किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने से क्या होगा, उसका वेग बढ़ता है। तो उस में जो त्वरण पैदा होगा, त्वरण का मतलब जो एक्सेलरेशन पैदा होगी उसे क्या कहेंगे, त्वरण बोलेंगे। सिंपल सी बात है। यदि उस वस्तु का वेग बल लगाने पर घट जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस त्वरण को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक त्वरण बोलेंगे या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। और इसी को क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन बोल देते हैं। तो मंदन क्या है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और उसकी एक्सेलरेशन आपकी कम हो गई तो उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन या आपके पास मंदन बोलेंगे। क्लियर बात। तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन या ऋणात्मक त्वरण या नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी गुरुत्व के कारण त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। डेरिवेशन ड्राइव कराऊंगा फिर आगे बताऊंगा डायरेक्टली। पहले यहां ध्यान रखो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पूछ ले तो क्या आएगा, जी इंटू एम इंटू आर स्क्वायर, वेयर जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है, कैपिटल जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। यहां पे क्या निकाला, मास ऑफ अर्थ। क्लियर। और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। यहां से आर की वैल्यू क्या ले ली इसने, रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर बात। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कांस्टेंट, यानी कि आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ बटे में क्या आएगा, रेडियस का स्क्वायर। क्लियर बात। तो ये फॉर्मूला होता है किसको निकालने का, स्मॉल जी को। क्लियर। कैपिटल जी के लिए बता चुका हूं, स्मॉल जी की वैल्यू ये है। तो कैपिटल जी के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बताया था कि जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होगा, जी
पहली बॉडी का मास m1 गुणा में दूसरी बॉडी का मास m2 बटे में क्या होता है, उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से कैपिटल जी निकाल सकते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर स्क्वायर को इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू में आर स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा, m1 m2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m1 गुणा में m2। इसकी यूनिट भी बता सकते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन, रेडियस की मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ मास को किलोग्राम में मापते हैं तो यहाँ भी किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर जो है वो इसकी यूनिट हो जाएगी। आई होप आपको कैपिटल जी और कैपिटल एफ के बारे में अच्छे से, सॉरी कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में पता लग गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। पिछली वीडियो में बहुत बार मैंने इस चीज का जिक्र किया कि इसको बोलते हैं जड़त्व यानी कि इनर्शिया। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। क्या है ये, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का पहला नियम या मोशन का पहला नियम, न्यूटन के द्वारा दिए गए मोशन का पहला नियम है। कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और कोई वस्तु अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम न करे तो उसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो यही है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं इसको। तो क्या होता है, किसी वस्तु का विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में रहना चाहती है और इसका विरोध करती है वो वस्तु में, जब तक, कब तक विरोध करेंगी, जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा न हो, किससे, इनके जड़त्व से। क्लियर, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जड़त्व या इनर्शिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2as इक्वल टू यू स्क्र माइनस वी स्क्र, 2as इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और नेक्स्ट है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। गति के नियमों में तीन मेन इक्वेशन होती हैं, वो तीन इक्वेशन बतानी है, कौन सी सही है और कौन सी गलत। गलत को बताना है कि गलत कौन सी है, और सही तो तीन हो ही जाएंगी फिर। तो सोचें एक बार, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, देखो यहाँ पे तीन चार चीजें दे रखी होंगी। ए, उसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। ए का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्लियर। यू दे रखा होगा, यू का मतलब होता है जब किसी बॉडी के ऊपर प्रारंभिक जो वेलोसिटी है वो जो लगाई जाएगी या वेलोसिटी जो होगी उसको बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक जो वेग होगा किसी भी वस्तु का उसको बोलेंगे, ठीक है। वी क्या होता है, वी होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल का मतलब होता है जब वो बॉडी मोशन को अटेन कर लेती है उस टाइम जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। क्लियर बात। और एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर, एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एंड जो टाइम है आपके पास वो है टी, क्या है, टाइम टेकन। ये सारी चीजें होती हैं एक इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज समझ लें कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऑलवेज बी लेस देन फाइनल वेलोसिटी। क्लियर बात। तो v जो है हमेशा ज्यादा होगा और u हमेशा कम होगा। तो अगर पहली इक्वेशन को आप साफ साफ देखें कि यू स्क्वायर में से वी स्क्वायर घटा रखा है तो ये पॉसिबल ही नहीं, चीज छोटी में से बड़ी घटा देगा वो यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। बाकी सारे जो हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। नेक्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। ये तीनों की तीनों सही हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन ए आंसर नहीं कर रहा। तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, इसमें गलत है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या। सिंपल सी बात है, इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया या जड़त्व जो होता है वो ज्यादा होगा अगर उस वस्तु का मास यानी कि द्रव्यमान ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, द्रव्यमान। तो क्लियर कट बात है कि जो इनर्शिया है या जड़त्व जो है वो आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है मास के यानी कि द्रव्यमान के। द्रव्यमान ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, यानी कि वेट या आपके पास मास ज्यादा है तो उसका जड़त्व जो है वो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा होगा। तो क्लियर बात। तो किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए निम्न में से क्या है,
तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होना चाहिए? द्रव्यमान। द्रव्यमान से ही उसका इनर्शिया हम मापेंगे। क्लियर? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, जितना मास ज्यादा होगा उतना उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार खालिस्तान गुणा में इसका पृथ्वी पर भार है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट इसका आंसर ध्यान रखें, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो वेट होगा, भार होगा, वो कितना होगा? 1/6 गुणा उसका भार जो किसके ऊपर होगा? पृथ्वी के ऊपर होगा, अर्थ के ऊपर होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1/6 इंटू वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ। क्लियर? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे हैं रेलवे के पेपर में। ये मैं वो करंट वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके हाल फिलहाल के सालों में पेपर में पूछे गए हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें इन चीजों को। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? देखो, विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात? विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और परिवर्तन की दर का मतलब बटे में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है आपका? सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी मतलब, वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग। किस ऑप्शन में डी दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, दैट इज वेग, यानी कि वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट की दर, दर का मतलब बटे में क्या आएगा? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेग आ जाएगा। क्लियर? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया इसने, बल गुणा विस्थापन खालिस्तान के बराबर होता है। ऑप्शन है उत्क्षेप, बी ऑप्शन है ऊर्जा, सी ऑप्शन दाब, चौथा ऑप्शन है कार्य। बल गुणा विस्थापन जो है वो किसके बराबर होता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखें, बल का मतलब क्या होता है? फोर्स, और विस्थापन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वर्क डन। तो वर्क मतलब कार्य, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बल गुणा विस्थापन जो है वो किसके बराबर होगा? आपका कार्य के बराबर होगा, यानी कि वर्क के बराबर होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण इकाई की नियतांक की एसआई इकाई मैं पहले ही बता चुका हूं, आज फिर से बता रहा हूं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? कैपिटल जी। क्या होता है? कैपिटल जी, दैट इज आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्लियर बात? अब होता क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? मैं बता चुका हूं। फार्मूला क्या है इसका? एफ इंटू में आर स्क्वायर बटे में क्या आता है? m1 इंटू में m2, m1 इंटू में m2। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। आर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी कि टू बॉडीज के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को मीटर में मापेंगे, तो यहाँ मीटर का स्क्वायर बटे में मास किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। किस ऑप्शन में दे रखा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ग्रेविटेशन लॉ मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पार्ट नंबर 3 गतिकी और मापन जो है उस टॉपिक का पार्ट नंबर 3 जो है डिस्कस किया। पार्ट नंबर 1 और 2 में बहुत से क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, अगर नहीं देखे तो जाके देख लें। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सा क्वेश्चन ना समझ में आया तो दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कभी मैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक आगे करें उसके बारे में भी कमेंट करें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो फिर से कोई एक नए टॉपिक के ऊपर आएगी, तो उसको करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, और अगर जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक वो आराम से पहुंच सके और आप उसको देख के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सको। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।